हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए हम इस ट्यूटोरियल सीरीज का अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। पार्ट ऑफ कंप्यूटर चल रहा है हम लोगों का। इससे पहले हम लोगों ने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ा। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम देखें तो एनी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टेम्पोरली या परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज डिवाइस। सबसे बात है कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा डिवाइस जो डाटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है टेम्पोरली या परमानेंटली, मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप में अगर स्टोर करता है, रखता है, तो वो क्या कहलाएगा? स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। तो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं तो वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी से क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्टली सीपीयू को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, डाटा सप्लाई करती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन देख लीजिए, सिंपल सा। दिस टाइप ऑफ मेमोरी आर नोन एज मेन मेमोरी एंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन कंप्यूटर एग्जीक्यूशन। कंप्यूटर जब कोई काम कर रहा हो, प्रोसेस कर रहा हो, उसमें डायरेक्टली ये पार्टिसिपेट करते हैं। Primary memory is computer memory that is processor or computer access first or directly। तो सिंपल सी बात है, कह रहे कि जिससे प्रोसेसर या कंप्यूटर जिसको पहली बार में मतलब उसे एक्सेस करता है और उसे यूज करता है। मतलब अगर हम बात करें कि हमारे पास डेटा कोई स्टोर है कहीं पर हमारे मेमोरी में, जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क से डायरेक्टली हमारा सीपीयू उसे एक्सेस नहीं कर सकता, उससे डायरेक्टली उसमें से फेच नहीं कर सकता। उसको क्या होगा? तो उसमें से डेटा निकल के प्राइमरी मेमोरी में आना होगा, फिर उसके बाद सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा। मतलब प्राइमरी मेमोरी हमारा मेन मेमोरी है जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। अब प्राइमरी मेमोरी की भी क्लासिफिकेशन देखिए। प्राइमरी मेमोरी में भी दो मेमोरी है, एक रैम और एक रोम। रैम के भी दो है पार्ट, एक एस रैम और डी रैम। रोम के भी तीन पार्ट है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ध्यान दीजिए, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं रैम की तरफ। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम क्या होता है? तो कंप्यूटर में डेटा एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। एक को हम रैंडम एक्सेस कहते हैं और एक को सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। अब समझ लीजिए कि अगर एक लाइन में कुछ लोग खड़े हैं और उनको हमको बारी बारी बुलानी है, मतलब उन्हें एक्सेस करनी है, एक एक को बुलानी है, तो हम उन्हें दो तरीके से बुला सकते हैं कि एक तो एक किनारे से पकड़े और बारी बारी पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर से हम उन्हें बुलाना शुरू कर दें। इसे हम सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि सबको हम एक आईडी दे दें, नंबर दे दें, और वो कहीं पर भी रहे, उस लाइन में कहीं पर भी रहे, और उन्हें डायरेक्टली हम उस आईडी से, उस नंबर से हम बुलाएं। तो डायरेक्टली बुलाएंगे तो लाइन में कहीं पे भी रहेंगे, उसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो सबके पास एक एड्रेस दे दी जाती है जिससे हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो रैंडम एक्सेस मतलब डायरेक्ट एक्सेस, और सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब हम लाइन बाय लाइन या आइटम बाय आइटम एक एक करके हम लोग एक्सेस करते हैं। तो आजकल की सारे मेमोरी लगभग सब रैंडम एक्सेस ही होते हैं। एक मेमोरी है जो पुराना मेमोरी, जिसे हम मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में मैं बताऊंगा उसके बारे में। वो जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस को लिखा होगा कि स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस समझ आ गया होगा, डायरेक्टली एक्सेस होती है मेमोरी में। इट इज मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी है दैट डायरेक्टली अटैच्ड विद सीपीयू। सीपीयू जो है डेटा और इंफॉर्मेशन कहां से लेता है? रैम से। उसका मतलब रैम डायरेक्टली सीपीयू से अटैच्ड होता है एंड सप्लाई डाटा, इंस्ट्रक्शन और डाटा और इंस्ट्रक्शन सप्लाई करता है। लिखा है इट इज टेम्पोररी मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी मतलब ये अस्थायी मेमोरी होता है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। एंड वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी से मतलब ये कि वोलाटाइल मतलब होना ये होता है कि ये अपने अंदर जितनी भी डेटा रहेगी प्रोसेस के समय पर, जो भी स्टोर किया रहेगा, वो पूरी तरीके से इरेज कर देगा अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो। तो हर वो वोलाटाइल मेमोरी, जितने भी वोलाटाइल मेमोरी होते हैं, उनका यही नेचर होता है कि वो
सारा का सारा डेटा इरेज कर देते हैं अगर कंप्यूटर ऑफ। ठीक है, तो रैम वोलाटाइल भी है और टेम्पररी, मतलब रैम के अंदर की जितनी भी डेटा होती है वो इरेज हो जाती है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे अक्सर करके जब कोई काम कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं या कुछ मेहनत करके मान ली डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, क्या होता है, वो मिलता नहीं आपको, क्योंकि जब तक आप काम कर रहे होते हैं तो आपके मेन मेमोरी रैम में ही वो डेटा स्टोर होती है, और अगर रैम में डेटा स्टोर हो रही है तो इसका मतलब कि उसमें डेटा जो है परमानेंट स्टोर तो होगा नहीं, और परमानेंट स्टोर होगा नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको सेव करना पड़ता है। कंट्रोल एस बटन जो आप लोग दबाते हैं, कंट्रोल एस बटन से क्या होता है कि एक्चुअली कंट्रोल एस हम कहते हैं हम सेव कर लिए। अब सेव करने का होता क्या है, मतलब क्या होता है, होता क्या है कि प्राइमरी मेमोरी से जो हमारी डेटा है उसकी एक कॉपी बनती है और उस कॉपी को सेकेंडरी मेमोरी मतलब किसी एक परमानेंट मेमोरी में जाके हम स्टोर कर देते हैं। और जब उसमें स्टोर कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर बंद हो या ना बंद हो तो हमारा डेटा इरेज होने की संभावना नहीं, मतलब वही जहां रिस्क है, रैम में रिस्क होती है तो उसे उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं, इसलिए कहते हैं हम डेटा सेव कर लिए, सुरक्षित। अब आते हैं हम रैम के टाइप्स पे। रैम भी दो तरीके का होता है, एक एस रैम और डी रैम। हार्डवेयर में जाएंगे तो सिम डीम कई तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल अगर हम देखें तो एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम फास्टर होता है, डायनेमिक रैम स्लोअर होता है। स्टैटिक रैम छोटा होता है और डायनेमिक रैम बड़ा होता था, पहले लगाते थे, आजकल यूज नहीं होता है इसका। स्टैटिक रैम थोड़ा एक्सपेंसिव है, आजकल यूज हो रहा है, एक्सपेंसिव है। डी रैम जबकि चीपर होता था। स्टैटिक रैम जो है कैश मेमोरी की तरह से काम कर रही है, आजकल कैश मेमोरी ज्यादातर यूज हो रहे हैं कंप्यूटर में, हम बताएंगे कैश मेमोरी के बारे में भी टॉपिक आएगा। जबकि डी रैम एक मेन मेमोरी के रूप में यूज होता है। स्टैटिक रैम पूरे 6 ट्रांजिस्टर यूज करता है, जबकि डायनेमिक रैम एक ट्रांजिस्टर। स्टैटिक रैम लो पावर कंज्यूम करता है और जबकि डायनेमिक रैम जो है ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। एक फीचर ये जो अक्सर करके पूछा जाता है कि स्टैटिक रैम में डेटा स्टोर करने के लिए हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है बार बार, उसे चार्ज नहीं करना पड़ता है बार बार, लेकिन डायनेमिक रैम में हर 10 नैनोसेकंड पे चार्ज करने की जरूरत है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसे हर बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो हमारा ये डायनेमिक रैम डी रैम। ओके, अब हम आते हैं दूसरी मेमोरी पर जिसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम, नाम से पता चला रीड ओनली मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें से हम डेटा बस रीड करते हैं, इसमें हम डेटा राइट नहीं कर सकते। इसमें जो डेटा राइट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग के समय पर ही इसमें डाल दी जाती है, इसमें हम लोग टच नहीं कर सकते। ये परमानेंट होता है, इरेज नहीं होता है और नॉन वोलाटाइल है, मतलब सिंपल सी बात है, कंप्यूटर ऑफ होगा तो इसमें से भी डेटा इरेज नहीं होगा। यह जो है ये मेमोरी एक स्पेशल टाइप का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर स्टोर करती है। फर्मवेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को इनिशिएट करने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए स्पेशली बनाए गए रहते हैं, उन्हें हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो फर्मवेयर पड़ा है उस फर्मवेयर को हम क्या बोलते हैं, बायोस। अब जैसे आप लोग घड़ी देखते होंगे, डिजिटल घड़ी हो, एसी हो, फ्रिज हो, जो भी हो, जो आजकल डिजिटल आ रहे हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम लोग देते हैं, तो उनमें भी सॉफ्टवेयर्स पड़े रहते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फर्मवेयर टाइप। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में जो फर्मवेयर टाइप का सॉफ्टवेयर है वो है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो चलिए थोड़ा सा हम इंटरनली प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम कोई इनपुट देते हैं, तो इनपुट देते हैं तो सबसे पहले डेटा हमारे जाती है रैम। तो चलो रैम में गया, रैम से ये सीपीयू की तरफ गया, सीपीयू से प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आउटपुट दे दिया। ठीक है, और उसे स्टोर करना होगा परमानेंटली, था रैम से जब कंट्रोल एस करते हैं तो हार्ड डिस्क में चला जाता है। चलो ये रैम से ही सारा काम चल जा रहा है, तो इसमें हमने रोम कहीं नहीं बनाया। रोम की जरूरत क्या है, सारा काम तो हो ही जा रहा है, इनपुट दे रहे हैं रैम के पास, रैम से सीपीयू पास जा रहा है और सीपीयू एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे दे रहा है और फिर से स्टोर भी कर दे रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो एक प्रॉब्लम क्या है कि सोचिए आपने कंप्यूटर बंद कर दिया। अब कंप्यूटर बंद कर दिया मतलब रैम का डेटा इरेज, क्योंकि रैम तो हमारा क्या है, वोलाटाइल मेमोरी। अगर रैम वोलाटाइल मेमोरी है तो प्रॉब्लम क्या आएगी इस रैम के पास कि जब हम अगली बार ऑन करेंगे तो शुरू में पढ़ा था कि सीपीयू को सारे इंस्ट्रक्शंस
इंफॉर्मेशन सब कहाँ से मिलते हैं? रैम से। तो कंप्यूटर ऑन होने पर रैम को कुछ न कुछ सीपीयू को देना पड़ेगा, तभी सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा उसे। अब ऑन हो रहा है तो उस समय पे तो रैम खाली होगा ना। अगर रैम खाली है तो सीपीयू को कुछ मिलेगा नहीं, और सीपीयू को कुछ मिलेगा नहीं, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिलेगा नहीं, और सीपीयू को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तो ये कोई काम नहीं करेगा। अब इसे इंस्ट्रक्शन कौन देता है? तो हमारे कंप्यूटर में एक ओएस होता है, ओएस, जो कि हार्ड डिस्क में सेव रहता है। तो जब तक हमारा ओएस अगर रैम में है तो यहीं से वो इंस्ट्रक्शन देता रहता है, यहीं से वो एग्जीक्यूट होता रहता है, जाता रहता है सीपीयू के पास और सीपीयू से एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अभी हम बात किए कि रैम जब ऑफ हो जाता है तो ये इरेज कर देता है। अब इरेज कर दिया तो सब कुछ ओएस वगैरह भी तो इरेज हो जाएगा। तो अगली बार जब ऑन होगा तो इसमें ओएस होगा नहीं, और इसमें जब ओएस होगा नहीं तो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो फिर हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, चलेगा। इसी प्रोसेस के लिए हमारे कंप्यूटर में एक और चिप होता है जिसको हम रोम कहते हैं, और इस रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर होती है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है बायोस। अब क्या होता है कि ये जो रोम है, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले एक्टिवेट होता है हमारा रोम, और रोम एक्टिवेट होके सबसे पहले पोस्ट परफॉर्म करता है। पोस्ट मतलब इस कंप्यूटर सिस्टम का सारी जितने भी कंपोनेंट है, हार्ड डिस्क हुआ, रैम हुआ, सीपीयू हुआ, और भी ग्राफिक्स कार्ड हुए, सब कुछ चेक करता है ये सभी के सभी कंपोनेंट सही जगह पे लगे हैं कि नहीं, एक दूसरे के कंपैटिबल हैं कि नहीं। तो इसको हम पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब ये सारा चेक कर लेता है तो एक बिप देता है। बिप देने का मतलब ये चेक हो गए सारे के सारे सही हैं, और उसके बाद इसी का काम होता है ओएस को उठा करके रैम में डाल। अब ओएस की एमबीआर फाइल होती है, मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल, तो उस बूट वाली फाइल को उठा के जैसे ही रैम में डालते हैं तो फिर रैम से इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू होता है सीपीयू को, और सीपीयू अपना काम करना शुरू कर देता है। ये थोड़ा इंटरनली प्रोसेस, मतलब रैम का यूज क्या है? तो कंप्यूटर में पोस्ट परफॉर्म करना और कंप्यूटर को ऑन होने में हेल्प। समझ आया? तो पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो ओएस लोड कहाँ होता है? तो रैम में। लोड कौन कराता है? तो रोम। देखिए एक लाइन में ये लिखा हुआ कि इट इज यूज्ड टू हेल्प इन कंप्यूटर स्टार्टअप। स्टार्टअप कंप्यूटर में बूटअप कहते हैं, बूटअप प्रोसेस मतलब कंप्यूटर के स्टार्टिंग प्रोसीजर में ये है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रोम की तरफ। टाइप्स ऑफ रोम, तो 3 तरीके के रोम होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसमें एक बार ही बस प्रोग्राम होती है, मतलब एक बार ही इसके अंदर हम बायोस डालते हैं, उसके बाद दोबारा इसमें बायोस नहीं डाल सकते। मतलब लिखो फेंको टाइप का हो गया कि अगर एक बार इसमें बायोस पड़ गया तो जिस कंप्यूटर के लिए, जिस हार्डवेयर के लिए पड़ा हुआ है वो इसी के लिए चलेगा, अगर खराब हुआ तो फिर से हमको पूरा रोम बदलना पड़ेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, इरेज करके हम दूसरा कोई बायोस नहीं डाल सकते। जबकि ईपी रोम और डबल ईपी रोम में ये फीचर है कि हम इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसे इरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा हम बायोस डाल सकते हैं। ईपी रोम और डबल ईपी रोम में यही है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दोनों इरेजेबल है, इरेज करके नया बायोस डाल सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करके इरेज करना पड़ता है, जबकि ये इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक से ही इरेज किया जा सकता है। ओके, अब आते हैं हम कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी भी आपकी प्राइमरी मेमोरी में ही आता है, रैम जैसा ही। अभी हम लोगों ने देखा जो इंटरनली प्रोसेस, उसमें देखा था कि जो डेटा हमारी इनपुट डिवाइस से रैम की तरफ जा रही है और रैम से सीधे सीपीयू के पास जा रही है। अब क्या होता है कि रैम की जितनी स्पीड होगी उसी के हिसाब से वो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। अब सीपीयू को जितना तेज इंस्ट्रक्शन और जितना तेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी उतना ही तेज वो प्रोसेस करेगा। अब इसी कारण सारा डिपेंड कर जाता है कंप्यूटर की स्पीड रैम के ऊपर। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है कैश मेमोरी लाया गया है, जो रैम और सीपीयू के बीच में लगता है। रैम और सीपीयू के बीच में लग के सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिए
कैश मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप, मतलब एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत तेज काम करने वाला मेमोरी दैट एक्ट एज बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू और रैम के बीच में बफर की तरह से काम करता है। बफर से मतलब ये कि ये रैम से डेटा लेता है और फिर ये सीपीयू को डेटा प्रोवाइड करता है। रैम से डेटा लेकर के स्टोर किया रहता है और जैसे सीपीयू को जरूरत पड़ती है तुरंत उसे प्रोवाइड करता है। लेकिन इट होल्ड फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो तुरंत जरूरत की डाटा और इंस्ट्रक्शन है उन्हें ये होल्ड करता है, जिससे कि इमीडिएटली जल्दी से जल्दी सीपीयू को जब जरूरत हो उसे प्रोवाइड कर सकते। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस करने में जो टाइम लगती है उसको कम करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। अब इस फिगर को ही देख लीजिए। अब कैश हमारे पास 3 तरीके का होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये रहा हमारा हार्ड डिस्क, जहां से हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास रखा हुआ स्टोर किया हुआ है, या अगर इनपुट देते हैं तब भी हमारा डेटा जाता है रैम की तरफ। अब रैम की तरफ जा रहा है तो रैम से डेटा निकल के जाएगी हमारी कैश मेमोरी में। अब कैश में भी 2 तरीके का है, लेवल 2, लेवल 3, L1, L2 और L3। L1 जो होता है वो सीपीयू के अंदर ही रहता है। अब क्या रैम जो है डायरेक्टली सीपीयू को पहले प्रोवाइड करता था, अभी क्या है कि यहाँ से डेटा जो है निकल के यहाँ पर होल्ड रखेगा ये कैश मेमोरी, ये कैश इसको स्टोर करके रखेगा। ये सब बहुत फास्ट होते हैं। अब जब सीपीयू की जरूरत पड़ेगी तो वो जल्दी से जल्दी जो है हमारा ये कैश मेमोरी से प्रोवाइड करता है, जिससे काम तेज हो जाए। ठीक, अब हमारे पास सीपीयू जो डेटा एक्सेस करता है तो उसमें ये ध्यान दीजिए कि अगर वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क से एक्सेस करता है बहुत स्लो एक्सेस करता है, लेकिन रैम से कर रहा है तो उससे फास्ट होगा। L3 से करता है तो उससे फास्ट होगा। कैश 2 से मतलब लेवल 2 से अगर करता है तो और फास्ट होगा। अगर वो डेटा सारा अगर कैश 1 में ही रहे, मतलब लेवल 1 वाले कैश में रहे, तो और फास्ट होगा। लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, हमारे पास उतना ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाते। अगर हम रैम जितना अगर कैश रखना शुरू कर दें, एक दिमाग में आता होगा कि क्यों ना हम रैम की जगह कैश ही लगाएं डायरेक्टली। तो अगर रैम की जगह अगर हम कैश रखना शुरू कर दे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की जो प्राइस है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और आम इंसान के क्या बोलते हैं बहुत से दूर हो जाएगी। ठीक, तो ये इंटरनली मेमोरी एक्सेस करने का है। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे सेकेंडरी मेमोरी, और फिर उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी में हम फिर कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रोसेस डिवाइस। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए।